चलो, तो कल का जो डिस्कशन हम लोगों ने किया उसका कंटिन्यूएशन में आज देखो, फीमेल का जो एंटेरो पोस्टीरियर व्यू का जो फोटोग्राफ है उसका डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने कल किया था, याद है ना? वो जितने भी स्ट्रक्चर्स एंड मॉडिफिकेशंस थे उसके बारे में हर एक चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग ऊपर वाला जो एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है ना, पेज नंबर 45 में जो ऊपर वाला फोटोग्राफ है, तो ऊपर वाला फोटोग्राफ हम लोग एक बार पढ़ेंगे। एंड दैट फोटोग्राफ इज द लैटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, ये चल रहा है? हाँ, चल रहा है। इट इज द लैटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लैटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग जब देख रहे हैं बेटा, तो लैटरल व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। तो हाँ, अब इन द lateral view of the female reproductive system, in the lateral view of the female reproductive system you can see the exact shape of the uterus. तो एग्जैक्ट शेप ऑफ द यूटेरस क्या है? एनसीईआरटी लिख रहा है यूटेरस का शेप इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। तो यूटेरस का जो शेप है माय डियर, तो दिस इज लाइक दिस इज द शेप ऑफ द यूटेरस। सो दिस इज लाइक दिस एंड दिस, सो वी कॉल इट द इन्वर्टेड पियर शेप्ड। लेकिन इसका और एक नाम भी है, तो साइंटिफिक नेम इसका इस शेप का है द शेप ऑफ द यूटेरस। शेप ऑफ यूटेरस एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इन्वर्टेड पियर। अच्छी बात है, इन्वर्टेड पियर शेप। लेकिन इसके साथ और एक शेप है, और इसको हम लोग कहते हैं एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। तो एंटी इवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीवर्शन मतलब ऐसा, एंटीफ्लेक्शन मतलब ऐसा। सो दिस इज द साइंटिफिक शेप ऑफ द यूटेरस। जिसको एनसीईआरटी ने लिखा इन्वर्टेड पियर, उसका और एक टर्म है माय डियर, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। बुझते पेरेछो? अगर यूटेरस ऐसा है ना, ये अगर ऐसा हो गया तो उसको कहते हैं रेट्रोवर्शन। तो ये यूटेरस का शेप ऐसा हो गया, वो भी एक डिजीज कंडीशन है, समझे ना? तो दैट इज द रेट्रोवर्टेड यूटेरस। तो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड, दिस इज द नॉर्मल शेप ऑफ द यूटेरस, एंड जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है इन्वर्टेड पियर। क्लियर? रेट्रोवर्टेड मतलब ये वाला अगर ऐसा हो गया, दैट इज रेट्रोवर्शन, समझे ना? तो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स वाला बताया। अब यूटेरस के सामने व्हाट यू गेट इज द यूरिनरी ब्लडर। So this one happens to be the urinary bladder. And उसके सामने भी अगर आप कंसिडर करोगे, so this one is the symphysis pubis. ये symphysis pubis, the hip bone का जो symphysis pubis है, pubis symphysis, तो symphysis pubis में दो pubic bones, they will join with the help of white fibrocartilage, and white fibrocartilage is the symphysis pubis, right? तो which dilates during parturition, है ना? तो उसको डायलेटेशन करेगा parturition के दौरान, और वो डायलेट करेगा, दैट इज नोन एज, वो उसके लिए जो हार्मोन चाहिए उसका नाम है रिलैक्सिन। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस का डायलेटेशन होता है, तो दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। और इसके पीछे इज द प्रेजेंस ऑफ द रेक्टम, इसके पीछे इज द प्रेजेंस ऑफ द रेक्टम। सो हियर गोज द रेक्टम, हियर गोज द रेक्टम, एंड दिस ओपनिंग इज द एनस, राइट? So this is the vagina. So this opening is the vagina. This is the cervix. This is the cervical canal, है ना? This is the cervical canal. Cervical canal. And this is the uterus.
तो मैंने, हाँ, दिस इज द यूटेरस जिसका दो पार्ट है, कल मैंने पढ़ाया, फंडस एंड द बॉडी, एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, सो दिस इज द यूरेथ्रा, एंड दिस वन इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस. सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस इज बेसिक PUBES, क्योंकि दोनों प्यूबिस को ज्वाइन करता है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस PUBES. एंड दिस इज मेड अप ऑफ white fibrocartilage. মনে আছে পড়িয়েছিলাম, I taught you this. White fibrocartilage, which is the strongest cartilage of the body. This one is the strongest cartilage of the body. समझे? तो white fibrocartilage और this one, अच्छा, shape of uterus is अलग discussion है completely. And this one is the rectum, और इसके पीछे lies the vertebral column. इसके पीछे lies the vertebral column. This is the vertebral column. ठीक है? Basically NCERT में जो फोटोग्राफ है उस पे देखिए, that is the vertebral column, and हाँ, तो that is the vertebral column. Actually दोनों ही vertebral column है. नीचे वाला पार्ट को coccyx कहा जाता है, जो पीछे दिख रहा है पहले वाला, और ऊपर वाला पार्ट पे upper part of the vertebral column. इसका शेप इस तरह से दिखा रहा है, समझे ना? तो नीचे पार्ट बता रहे हैं प्रथम जो पार्टটা देखो ভালো করে, ऊपर ये वाला फोटोग्राफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान दीजिएगा, कुछ गिर गया देख, हाँ, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द कॉक्सिक्स, दिस द रीजन ऑफ द कॉक्सिक्स, ठीक है, एंड हियर इज द अपर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. বুঝতে পেরেছো? तो এইটা the picture is like this. इस पिक्चर में ये थोड़ा डिफिकल्टी है, हालांकि वो एक ही ये होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से दिखाया गया है. दो स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको दो स्ट्रक्चर को मेंशन करने एग्जाम में नहीं देगा, बिकॉज वो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको लेके कंट्रोवर्सी है, समझे ना? तो पहले वाला स्ट्रक्चर को ही आप वर्टिब्रल कॉलम कह के छोड़ देना, और इसका लास्ट सेगमेंट को आप कॉक्सिक्स कह देना. समझ में आया कि बोलना? बुझते पेरेछो? दोनों को ही मेंशन करने के लिए नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल है वो पिक्चर में, समझे ना? तो वो याद रखिएगा. हम लोग लिखा वर्टिब्रल कॉलम, जिसका लोअर एंड इज कॉक्सिक्स. तो ये है एक्चुअल प्रेजेंटेशन. ये कैसे है? लेटरल व्यू, लेकिन सामने से पीछे, सामने ब्लडर माने यूरेथ्रा, फिर है वेजाइना, एंड पीछे है एनस. समझ में आ गया? तो 3 ओपनिंग्स, एंटीरियर टू पोस्टीरियर. तो ये है एंटीरियर टू पोस्टीरियर माय डियर स्टूडेंट्स, एंटीरियर टू पोस्टीरियर. ठीक है बेटा? तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो गया. अब और एक चीज आपको बताना है बेटा, मैंने आपको कहा था कल that the entire female reproductive system is enclosed in a double membranous pouch which is called the peritoneum. कल पढ़ाया था मैंने. तो ये पेरिटोनियल बैग जो है, पेरिटोनियल लेयर जो है, that will cover the entire female reproductive system. वो किस तरह से कवर करता है जरा देखिए. So the peritoneal layer किस तरह से कवर करता है जरा देखिए. So here goes the peritoneal layer. ये लूप लेता है और ये एक लूप लेता है और इस तरह से मूव करता है. So this is the peritoneal layer. This is the peritoneal layer, and this peritoneal layer creates 2 pouches. ये एक pouch है, pouch number 1, and this is another pouch. This is pouch number 2. देखा आपने? So between the bladder and the uterus there is 1 pouch. So pouch number 1, there are 2 pouches. 2 pouches. उसमें से 1 and 2. तो 1 and 2. 1 क्या है? देखो, between the bladder and the uterus, तो हम लोग इसको कहते हैं utero vesical, VESCICAL, utero vesical pouch. And second वाला pouch rectum and uterus के बीच में, so we call it recto vesical pouch, which is also called the pouch of Douglas. The pouch of Douglas, है ना? So एक है uterovesical pouch, this one, and this is called the rectovesical pouch or the pouch of Douglas. So ये pouch of Douglas का clinical significance बहुत है, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बताऊंगा clinical significance क्या है. सिर्फ और सिर्फ मुझे ये पिक्चर इसलिए मैंने बनाया क्योंकि lateral view is already given in NCERT, और उसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा that the entire female reproductive system is enclosed in the peritoneal layer, within the peritoneal layer, and therefore pouches तो बनेगा ही.
तो ये पाउचेस का नाम मैंने आपको इसीलिए बताया। गॉट माय पॉइंट? तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों पाउचेस 1 and 2, one is called the uterovesical pouch and the other one is called the rectovesical pouch or the pouch of Douglas। तो ये याद रखिएगा, इसका सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, जरूरी भी नहीं है फिलहाल। तो ये बन गया आपका। अब देखिए एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 46 में डील कर रहा है। या तो न्यू किताब अगर होगा तो आपके पास पेज नंबर 30 होगा जहां पे वो डील करेगा। तो उसमें पेज नंबर 30 का जो टोटल डिस्कशन है उसको जरा पढ़िएगा, है ना। तो उसको पढ़िए छोकरा, कौन? रोंगीत। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कल हम लोगों ने बात करा था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर से हम लोग लिखेंगे। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया includes number 1 mons pubis, mons pubis, labia, इसका दो कंपोनेंट्स मेजोरा एंड माइनोरा। देयर आर labia majora में दो फोल्ड्स, इट हैज 2 fleshy folds, एनसीईआरटी ते बोधा लेखा আছে। माइनोरा में भी 2 folds, ठीक। then ना vulva नॉय, then mons pubis, labia majora, clitoris and hymen, and this together is called vulva, this together is called vulva। समझ में आया? हाँ, हावड़ा, टुगेदर वल्वा। वल्वा कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है। स्टेटमेंट्स पढ़िए अब। हाँ, तो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, एनसीईआरटी का लाइन यही याद रखना है बेटा, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, है ना। और इसका कवरिंग, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। तो ये वाला एनसीईआरटी का लाइन, तो एनसीईआरटी का लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बोलो, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन तो comes from the, which originates from the mons pubis, originates from mons pubis and surrounds the vagina। चलो देखो, लेबिया मेजोरा 2 fleshy folds नहीं लिखा, fleshy folds लिख दिया, लेकिन 2, और लेबिया माइनोरा पेयर्ड, माने दो, दोनों ही दो। चलो it's a fibrous membrane, partially covering the vaginal opening, चलो। very important statement, how many of the following statements are correct, how many are incorrect, এইখানে এই লাইনটা থাকবে ক্লাইটোরিসের, ঠিক আছে। finger like projection, tiny finger like projection, at the upper end of the 2 labia minora above the urethral opening, NCERT का लाइन। যদি ওটাকে below the urethral opening করে দেয়, at the junction of the labia majora করে দেয়, अगर labia majora लिख दिया instead of minora, तो statements will be wrong। বুঝতে পেরেছো? so ये क्लाइटोरिस का जो statement है ये याद रखिएगा। so it's a tiny finger like projection, so tiny finger like projection lying at the upper end of the 2 labia minora, upper end of the, at the junction of the 2 labia minora, at the junction to upper end of the junction of 2 labia minora above the urethral opening। एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम याद रखना पड़ेगा माय डियर, है ना। सो यही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से कोई भी चेंज अगर होगा तो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो याद रखिएगा माय डियर, इससे क्वेश्चन वही लाइन का आएगा, ठीक है। एंड दिस कोথায় গেল, हाँ, क्लाइटोरिस इज homologous to the glans penis in male, it is homologous to the glans penis
in male. So it is homologous to the glans penis in male. Am I clear? डन हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूअस एसएमएस और एसएमएस. रख ली चला. हाँ, हो गया. अब जरा देखिए, तो ये स्टेटमेंट्स आर ऑल इंपॉर्टेंट. अब ये जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, दिस कैन रप्चर even without coitus, even without intercourse. Right? So, NCERT का line, like cycling, jolt, है ना? It's and other sports, horse riding, like etc. तो इस कंडीशन में भी ये रप्चर हो सकता है. So it is not the confirmatory sign. Right? So fibrous membrane is a partial, its hymen is a partial covering and it's a part of the external genitalia. ये गलती नहीं होना चाहिए. उससे बड़ा तो इसके बाद हाँ पूरी चीज चलो. और ये एग्जाम में क्वेश्चन आज पुट करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. एजर्शन रीजनिंग में ये आ चुका है, शायद 2023 का क्वेश्चन है ये. एजर्शन रीजनिंग में दिस स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी कम, तो याद रखिएगा. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन पे जाएंगे हम लोग, और वो डिस्कशन बेसिकली तीन चीजों को लेके एक साथ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर डिस्कस करूंगा the structure of the ovary, basically the transverse section of the ovary. समझे ना? ओवरी का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोगों ने करा तो हम लोगों को हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, द टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी को अगर हम लोग पढ़े माय डियर, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, और उसी को हम लोग एक्सप्लेनेशन के तहत भी पढ़ेंगे एट द सेम टाइम. तो एक तरफ स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, एक तरफ जितने भी स्ट्रक्चर सभी बना है. दो स्ट्रक्चर मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाया, एंटेरो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, लैटरल स्ट्रक्चर, दोनों बनाया. तो एक तरफ स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, एक तरफ ये स्ट्रक्चर, और एक तरफ oogenesis. तीनों को एक साथ लेके हम लोग ओवरियन साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. एम आई क्लियर? तो अब हम लोग का टारगेट है to study the histological structure of the ovary first. ठीक, चलिए. तो टारगेट है to study the histological structure of the ovary. ठीक, तो histological structure of the ovary, तो इसमें ये है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी में द फर्स्ट थिंग. तो उसमें now this one is the covering called the tunica albuginea. This covering is called the tunica albuginea. हाँ हाँ, गोनाड में रहता है बेटा. ठीक है. अब now you see this membrane of the ovary, ये जो कवरिंग है,
This is made up of simple cuboidal epithelium. Cano? Because it is called the germinal epithelium. है ना? Or the germinal epithelium. Very important बेटा. Germinal epithelium. ठीक है? ये ঠান্ডা লেগেছে, জ্যাকেটটা পরে নে। অসুস্থ লোক সব। एसी को 25 से नीचे है तो नहीं तो नहीं तो इन्फेक्शन फैलेगा। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होता है 25 में। কি ক্যাটারপিলার কি খবর? ভালো খবর স্যার। ঠান্ডা পড়েছে, গরম লাগছে তো। ठीक है, हो गया। अब देख, this one is called the corpus mesovarium. This is called the corpus. कल पढ़ाया था मैंने आपको mesovarium, the extension of the utero-ovarian ligament. पता है ना? Extension of the utero-ovarian ligament. पढ़ाया था मैंने आपको कल। हो गया। This is the ovarian blood vessels. Ovarian blood vessels. So ovarian artery and ovarian vein. So this is the ovarian blood vessels. And this is the ovarian nerve. Ovarian nerve. ठीक? क्लियर? अब क्या है? एनसीईआरटी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज याद करिए। हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज याद करिए। क्या है? स्टेटमेंट क्या था? ओवरी का पहला स्टेटमेंट क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? मेड अप ऑफ स्ट्रोमल टिश्यू एंड द ओवरियन फॉलिकल्स लिखा था। तो एनसीईआरटी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में लिखा था ओवरी इज मेड अप ऑफ स्ट्रोमल tissues and ovarian follicles, ये लिखा था। तो let's go with the stroma. So let's talk of the stroma. So this is the stroma, है ना? This is the stroma and ovarian follicles. अब हम लोग बात करेंगे ovarian follicles के बारे में। ठीक है? तो stromal tissues हुआ। So this is the stroma. This is the stroma and ovarian follicle. तो ovarian follicle के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले छोटा छोटा follicles आएंगे containing something. These are called the primordial follicles. क्या नाम है? Primordial follicles. ठीक? Now from these primordial follicles क्या बनेगा? Primary follicles. क्या बनेगा? Primary follicles containing something. Let's consider दो मैंने बनाया, तो these are the primary follicles. एनसीईआरटी का एक लाइन है माय डियर, द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी, माने एट प्यूबर्टी, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स एट प्यूबर्टी, द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी आर 60,000 to 80,000. নাম্বারটা মনে রাখার থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড আছে ওখানে, নো। আমি কি বললাম? a very good student will remember 60,000 to 80,000. an excellent student will remember 60,000 to 80,000 per ovary, and a ranker will remember left in each ovary. left in each ovary. क्यों लिखा है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। There is a reason for this. इसका मतलब नो, इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल से एक ही सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स है उसमें से केवल एक ही सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, बाकी जो एक ही ना, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे, आई एम सॉरी, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होगा उसका नंबर है 60,000 to 80,000 एट प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी चालू हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स विल स्टार्ट मैच्योरिंग into secondary follicle, tertiary follicle, type 1, tertiary follicle, type 2, that is mature Graafian follicle. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है
प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, जितना कन्वर्ट हुआ और जितना रह गया फॉर द अदर साइकिल्स, पहले साइकिल के लिए कन्वर्ट हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल आएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल आएगा, ये तो चलता रहेगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल। तो जितना सेकेंडरी फॉलिकल हुआ, बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज 60,000 20,000 पर ओवरी। इसीलिए लिखा है लेफ्ट इन ईच ओवरी। इसका मतलब आपने क्या सीखा? इसका मतलब आपने सीखा कि जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल हो गया तो पहला साइकिल का फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, उसके बाद 60,000 to 80,000 बचा था, नेक्स्ट साइकिल आएगा तो उसी 60,000 80,000 से फिर होगा। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमरी फॉलिकल के कंडीशन में ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बैठा हुआ है। बुझते पेरेछो? दे आर वेटिंग इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरियन सियाटिका लाइन। बड़ा जबरदस्त लाइन है बेटा, 99.99 बच्चा डूब जाएगा परसेंटेज स्टूडेंट्स। एक अवसर तो क्यों कौन सा बोल चिंता कीजिए, ठीक, ध्यान दीजिए। सो the total number of primary follicles left in each ovary at puberty are 60,000 to 80,000. I mean, stress dilam. कोई दिक्कत? इससे भी assertion reasoning करोगे तो आंसर हो जाएगा। और भूल भी ना तो you will not forget। समझ में आया? क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बना, हर एक प्राइमरी फॉलिकल तो कन्वर्ट नहीं होगा इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। जितना बन गया सेकेंडरी फॉलिकल फॉर द फर्स्ट साइकिल, बाकी जितना रिमेनिंग है उसका नंबर है 60,000। गॉट इट? So every primary follicle will not convert into secondary follicles. Some primary follicles will convert. Am I clear? Done? चलो, अब यहां से क्या बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, तो दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल। एंड सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। तो यहां से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल टाइप 1। तो टर्शियरी फॉलिकल बनेगा लेकिन टाइप 1। इसके बारे में बाद में ही बात करूंगा और एक पिक्चर बनाऊंगा, ये तो पिक्चर इनकम्प्लीट पिक्चर है। टर्शियरी फॉलिकल टाइप 1, ठीक है। एंड इससे बनेगा द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। The mature Graafian follicle, this is called the mature Graafian follicle, that is tertiary follicle type 2, which is the mature Graafian follicle. जितने भी सेकेंडरी फॉलिकल बना, जितने भी टर्शियरी फॉलिकल टाइप 1 बना, सॉरी जितने भी सेकेंडरी फॉलिकल बना, उसमें से केवल एक सेकेंडरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू टर्शियरी फॉलिकल टाइप 1. So out of all the secondary follicles, out of all the secondary follicles, only one will form the tertiary follicle, and the same will forms the mature Graafian follicle. बुझले? टर्शियरी फॉलिकल टाइप 1, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल माने टर्शियरी फॉलिकल टाइप 2. Am I clear? Am I clear? बहुत इंपॉर्टेंट है my dear. Only one will form the mature Graafian follicle, and that follicle is called the dominant follicle.
जो बनेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. एंड दिस फॉलिकल इज कॉल्ड, दिस फॉलिकल is there is thus called the mature the dominant follicle, the dominant follicle. Only one will form, there is the dominant follicle, and the others will degenerate, and the others will degenerate. And this is called follicular atresia. Atresia मतलब सूख जाना, drying up of the follicles. तो follicular atresia, तो that is called सूख जाना मतलब drying up of the follicles. Am I clear? और आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है follicular atresia. ठीक, कोई दिक्कत किसी को? So out of so many, only one forms the mature Graafian follicle. And यहां से this one will rupture to form the ovum, है ना? Ovum will come out and it will form the corpus luteum. This will form the corpus luteum. So this is corpus luteum. Why luteum? Yellow colored. Luteum and yellow. Yellow colored appearance. Okay? And this will dry up as corpus albicans. This mechanism is the mechanism of ovulation. And after the ovulation, the hemorrhage remains, the blood clot, क्योंकि ये rupture किया ना, so this hemorrhage is called corpus hemorrhagicum. So आपको क्या दिखा? स्ट्रोमल टिश्यूज दिखा एंड फॉलिकल्स दिखा. तो फॉलिकल्स के बारे में जो भी डिस्कशन था मैंने आपसे करा. अभी मैंने फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स नहीं पढ़ाया अभी तक. भुवनेश्वर, ठीक है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया, जो मैं दिखाऊंगा. ठीक है? तो पहले हम लोगों ने ये फोटो बनाया, दैट इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पे ही बहुत सारे डिस्कशंस है. ठीक है ना? पेज नंबर 48 का एक एसेंशियल डिस्कशन अगर हम लोगों को करना है, देन वी मस्ट नो दिस. वी मस्ट नो दिस. विदाउट दिस वी कैन नॉट प्रोसीड. भयंकर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो डिस्कशन मैं अभी करूंगा आपसे, एक तो oogenesis करूंगा और एक हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स. दोनों को एक साथ करना है बेटा. ठीक है? और दैट विल पर्टेन टू आपके मॉड्यूल में वो है. ठीक है? चलो ये देख लो, इसका फोटो ले लो बेटा. मॉड्यूल लेने चीज देखो. ये जो है इस फोटोग्राफ, ये एनसीईआरटी का है, ये इसका है. इसके बाद ये जो सिंथेसिस वाला पेज है मॉड्यूल में, सिंथेसिस ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स, ये पढ़ना ही होगा. विदाउट दिस यू कैन नॉट प्रोसीड. ये हम पढ़ाएंगे और ये पढ़ाने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ, यू नीड दिस हेल्प. You need the concept of oogenesis. oogenesis पहले, उसके बाद ओवरियन साइकिल. ठीक है? oogenesis हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. हाँ, फोटो ले लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है.
बहुत बढ़िया डिस्कशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है माय डियर। কি বলছো? यस, आफ्टर द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई तो हर किसी में है, तो वो रप्चर करेगा, तो रप्चर करने की वजह से एक क्लॉट मिलेगा। তারপরে ওটা কিছু আপনার ডিসলভ হয়ে যাবে, দিস ক্লট উইল ডিসলভ, समझे ना? देख लीजिए, प्राइमरी फॉलिकल दो नहीं, दो से बहुत ज्यादा है। अब 60,000 to 80,000 थोड़ी ना दिखा पाएगी, तो इसीलिए लिख दिया। ওভিউলেশন লিখেছি, ওভাম লিখেছি, কি হয়েছে? ওটা বলবো কেন? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये ओवम है, ये ओवम बाहर निकलेगा, दैट इज ओव्यूलेशन। ये रप्चर करेगा तो ये है क्या? ओवम, ये बाहर निकलेगा ना, है? दिस इज द लाइकर फॉलिक्यूली, जानो ना, एगुलो लिखना पड़ेगा। दिस इज द लाइकर फॉलिक्यूली, the fluid that is present here is the liquor folliculi, this is the ovum, so this ovum is ovulated out। कार्मार्क, এটা 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 ओव्यूलेशन माने रप्चरिंग, ये रप्चर हुआ, इसका साइन दिया मैंने इस तरह से, দেখতে পাচ্ছিস না? ও বাহ, সুন্দর দেখা যাচ্ছে তো টিভিতে। আমার হাতের লেখা দেখেছিস কত ভালো, कितना अच्छा हैंड राइटिंग है मेरा। आरिश, तुमको मुझे हैंड राइटिंग समझ में आता है? देख कितना अच्छा हैंड राइटिंग है मेरा। हाँ, मेरे मम्मी से पूछो, 10 गाली देगी। ठीक है, फोटो लेके दे दिया ना ग्रुप में। चलो, तो वो पार्ट को मैं इरेज कर सकता हूं बेटा, वो पार्ट को मैं इरेज कर सकता हूं। चलो, शुरू करें। चलिए, तो नेक्स्ट डिस्कशन विल बी oogenesis। ठीक है, इधर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? oogenesis। चलिए, I told you before as well the fundamental difference between spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis starts at puberty, but oogenesis starts long before birth। कल पढ़ाया था आपको, that is in the 20th week of gestation। कल पढ़ाया था, that means the 5th month। है तो रे हावड़ा, मने पड़ছে? तो oogenesis का शुरुआत एनसीईआरटी में देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज लिखा है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज। हाँ, जेटा देखছিস তুই, एम्ब्रियोनिक स्टेज देखा আছে ना? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सा एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो भी हम लोग पढ़ेंगे माय डियर। तो एट approximately 20th week of gestation, that is approximately the 5th month। राइट, तो इस कंडीशन में क्या रहता है बेटा? that is called oogonia, and the total number of oogonia is approximately 7 million। Now, এই যে oogonia দেখছো 7 million, this oogonia at 25th week, the number of oogonia reduces to approximately 4.5 million।
4.5 मिलियन। ठीक है, अच्छा these are in each ovary, per ovary, বুঝতে পেরেছো? and সব per ovary কিন্তু, হ্যাঁ, and just prior to birth this oogonia ka number, this oogonia undergoes mitotic division, that is equational division or mitotic division, to form primary oocyte, and additional oogonia remains. Additional oogonia remains, जिसका count is approximately 2 millions per ovary, just prior to birth. ये समझ में आ गया? ठीक है, and the remaining converts into primary oocyte. बुझे गए? अब जरा देखिए, तो 4.5 से 2 मिलियन मतलब सोचो कितने सारे प्राइमरी oocyte बना, इक्वेशनल डिवीजन से कितने सारे प्राइमरी oocyte बना, है ना? अब वो जो प्राइमरी oocyte है, रिमेंबर माय डियर, जैसे ही बर्थ हुआ, द टोटल at birth, this primary oocyte starts the first meiotic division, that is reductional division 1, but gets arrested at diplotin stage of prophase 1 of meiosis 1. right? So discontinuous meiosis कल पढ़ाया था, क्वेश्चन 2022 नीट, हाँ, तो gets arrested. अब remember my dear, एक लाइन, the total number of primary oocytes formed in a female is always constant at birth. The total primary oocyte which is present in the female at birth is always constant. Master stroke. इसका नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बुझते पेरेছো? क्लियर? इतना तक ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? ठीक? हाँ, वो रह जाएगा, वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, दैट विल रिमेन इन द डॉर्मेंट स्टेज. जो भी एक्टिव रहेगा वो प्राइमरी oocyte रहेगा. डिवाइड करके प्राइमरी oocyte बना, बहुत सारा बनेगा, मैंने एक दिखाया, और बाकी एडिशनल oogonia जो डिवाइड नहीं किया. एडिशनल oogonia का मतलब क्या है? विच डिड नॉट डिवाइड. जरूरी नहीं है कि हर कोई डिवाइड करेगा बेटा, समझ में आया? क्लियर? ठीक. मैंने क्या बोला, डॉर्मेंट स्टेज में चला गया, कोई काम नहीं का, कोई काम का नहीं. क्यों? जस्ट लुक एट दैट फोटोग्राफ, जस्ट लुक एट दैट फोटोग्राफ माय डियर. ये जो छोटा सा बच्चा है, दैट इज प्राइमरी oocyte. ये जो छोटा सा बच्चा है, प्राइमरी oocyte. ये जो छोटा सा बच्चा है, प्राइमरी oocyte. ये जो छोटा सा बच्चा है, अभी तक प्राइमरी oocyte, लेकिन ये बच्चा बड़ा हो गया. सो दिस इज सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर. बुझते पढ़ ले? अच्छा, इसका मतलब प्राइमोडियल फॉलिकल जिसको लेके बर्थ हुआ, that contain primary oocyte. At puberty, the total number of primary oocyte, primordial follicle, primary oocyte, the total number of primary follicle at puberty left in each ovary 60,000 20,000. उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte. वो उसमें डेवलप करेगा सेकेंडरी फॉलिकल, उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte. वो डेवलप करेगा इनटू टर्शियरी फॉलिकल टाइप 1, उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte. जब वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, उससे पहले रिडक्शनल डिवीजन 1 विल कंप्लीट. That is just prior to
जस्ट प्रायर टू प्यूबर्टी, तो एट प्यूबर्टी नीचे लिखा मैंने, और उससे पहले दिस कंप्लीट्स इनटू सेकेंडरी oocyte एंड छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte, अच्छा उगोनिया का 2n, इसका 2n, प्राइमरी oocyte का 2n, लेकिन इसका हैप्लॉइड, इसका भी हैप्लॉइड। एंड दिस पर्टिकुलर रिडक्शनल डिविजन is an unequal division, NCERT का line page number 48 last line, unequal division, जिसमें this one gains the maximum cytoplasm। कौन सा साइटोप्लाज्म मैक्सिमम गेन करेगा ये किसी को नहीं पता, समझ में आया? जो गेन करेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, और जो गेन नहीं करेगा दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कब हुआ? जस्ट प्रायर टू प्यूबर्टी, जस्ट प्रायर टू प्यूबर्टी। तो मैं लिख सकता हूं माय डियर, जस्ट प्रायर टू, बोलो धन्यवाद। तो ये बन गया। अब प्यूबर्टी, तुरंत जैसे ही प्यूबर्टी हुआ, it undergoes the second meiotic division, reductional division 2, but unfortunately again it gets arrested at metaphase 2 of reductional division 2, right तो so इधर देख, ध्यान दे, so कब ये कंप्लीट होगा? जब स्पर्म आएगा, है तो नाउ दिस विल गेट कंप्लीटेड, कंप्लीट्स RD2, completes after the arrival of spermatozoa, है तो तमने when sperm लिखी हमें, when sperm arrives, तो क्या होगा? This will divide into द एग, जिसको हम लोग कहते हैं, एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है ऊटिड, शायद पेज नंबर 52, ऊपर से 6 लाइन, छठा लाइन, शायद ऊटिड लिखा हुआ है, देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिखा है। अरे वाह, है? इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हैप्लॉइड ओवम, समझे? एंड द सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी तो हैप्लॉइड ही है, तो पहले स्पर्म आने के बाद ही ये कन्वर्जन होगा, स्पर्म आने के बाद ही ये चेंज होगा। स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया तो मेंस्ट्रुएशन होगा, और मेंस्ट्रुएशन में जिसको हम लोग अनफर्टिलाइज्ड ओवम कह रहे हैं, तो एक बार आइए ये चर्चा करें माय डियर स्टूडेंट्स। ओवरी, ओव्यूलेशन, ये जो हुआ, ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ ना, ये जो ओव्यूलेटेड ओवम इधर से जाके इधर पहुंचेगा, और इधर पहुंचने के बाद स्पर्म आएगा। इफ इट डज नॉट हैपन, then it will come out, it will come out, है तो स्पर्म नहीं आया तो ये निकल गया, तो निकलने के टाइम ये क्या निकलेगा? दिस इज द सेकेंडरी oocyte at metaphase 2, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte at M2, and this is the first polar body, है तो ये सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज 2 इनकम्प्लीट। वो इधर से जब निकला सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज 2 एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये तो इधर जाएगा, स्पर्म आएगा, तब ना वो होगा। তাহলে এই যে এখানে তুমি দেখছো ये क्या है? सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज 2 एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आया? एंड स्पर्म जब आएगा, then only
दिस डिविजन विल कंप्लीट। एजर्शन, इसको एजर्शन अगर करें हम लोग, when sperm will come then this division completes। अगर इस लाइन को हम लोग एजर्शन कंसीडर करा तो इसका रीजन क्या होगा? तार माने sperm carries two factors, number 1 APC, number 2 MPF। APC কি বললো? Anaphase promoting complex, and MPF, M phase माने cell division phase, promoting factor। देख लीजिए, this concludes the discussion of oogenesis। but ऊपर से लेके यहां तक अगर हम लोग बात करें, this is the multiplication phase। यहां से लेके यहां तक, that is the growth phase, and यहां से लेके यहां तक, सॉरी, and यहां से लेके that is the maturation phase। क्या आरिश मैडम समझ में आया? दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। इसी को पढ़ाई कहते हैं बेटा। चलो बच्चे বুঝতে পারছিস? इसी को पढ़ाई कहते हैं। ফাঁকি দিয়ে পড়াই হবে না। There is no shortcut to success। देखो, इसके बाद का डिस्कशन करेंगे ओवरियन साइकिल। ये वो एंड ये जो फोटोग्राफ एंटेरो पोस्टीरियर व्यू, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा फॉर द ओवरियन साइकिल टू अंडरस्टैंड, फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ओवरियन साइकिल। समझे? तब जाके कॉन्सेप्शन बनता है, नहीं तो ऐसे ही चिपकाना पड़ेगा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा और एग्जाम में गलत करोगे, क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो आंसर गलत हो जाएगा। है मां? आगे फॉलिकल बॉल जन्मालो की नहीं है, बर्थ किसको लेके हुआ? प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके अंदर मैंने क्या लिखा? हो गया। एट बर्थ तक भेबे ना, एट बर्थ की होचे उगोनिया तो प्राइमरी उसाइट में कन्वर्ट हो गया, और उसमें एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा जो आपने भी नहीं बोला, दैट इज डिफरेंशिएशन, माइटोसिस अलोंग विथ डिफरेंशिएशन। अच्छा हाँ, আমি মনে করলে তারপর বলবি ছাগল। है ना? तो बर्थ हो गया, जस्ट प्रायर टू बर्थ डिफरेंशिएशन होके बन गया, तो उसका बर्थ हुआ प्राइमरी ओसाइट लेके, जो कि प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर है। फॉलिकल इज समथिंग एल्स, ओसाइट्स आर समथिंग एल्स। फॉलिकल के अंदर ओसाइट, तो जब बर्थ हुआ प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट। ठीक है? अब प्यूबर्टी, प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट, प्यूबर्टी से पहले हुआ, क्योंकि उसके बाद प्यूबर्टी में क्या हुआ? वो तो चेंज होकर ग्राफियन फॉलिकल हो गया। हर एक प्राइमरी ओसाइट तो नहीं हुआ, मैक्सिमम रह गया इस प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल। बाकी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, टाइप 1 टाइप 2 बना दिया। लेकिन जो प्राइमरी फॉलिकल रह गया उसका नंबर है 60,000 to 80,000 left in each ovary canal after the formation of the secondary follicle। अब देखो, बर्थ हुआ, क्या लेके बर्थ हुआ? प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट। ठीक ठीक। अब
प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हुआ इनटू प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, प्यूबर्टी से पहले ही हो गया, ठीक। अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, प्यूबर्टी से पहले ही हो गया। जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, जैसे ही आएगा तुरंत क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनना चालू हो जाएगा। मतलब प्यूबर्टी से पहले ये कंडीशन है। अब जैसे ही प्यूबर्टी हो गया तब ये बनना चालू हो जाएगा, पहला साइकिल में ही तो बनेगा, तो ये बनना चालू हो गया। मतलब हर एक प्राइमरी फॉलिकल तो कन्वर्ट नहीं किया, तो जो कन्वर्ट किया इनटू सेकेंडरी, बाकी रिमेन्स, दैट इज 60,000 20,000। अब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर एट प्यूबर्टी। जही एट प्यूबर्टी ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर, तुरंत रिडक्शनल डिविजन 1 कंप्लीट्स। क्योंकि प्यूबर्टी होगा मतलब कैसे समझेगा, ओव्यूलेशन होगा तब ना प्यूबर्टी, ओव्यूलेशन होगा तब ना प्यूबर्टी, तब तक तो ये डिविजन हो चुका है। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब तक नहीं होगा तब तक ओव्यूलेशन होने का संभावना नहीं है। तो प्यूबर्टी मतलब ओव्यूलेशन होगा, उससे पहले ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर बनेगा, तो प्यूबर्टी से जस्ट पहले ये कन्वर्शन हो जाएगा। और प्यूबर्टी जब हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, तब कितने प्राइमरी फॉलिकल्स है, 60,000 25,000। बुझते पेरेছো? एंड दिस कन्वर्जन, ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये जो कन्वर्जन है ये प्यूबर्टी से जस्ट पहले कंप्लीट हो गया। क्योंकि देख, जस्ट प्रायर टू प्यूबर्टी लिखा हुआ। अब प्यूबर्टी हुआ, ओव्यूलेशन, ठीक, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द ओवम। तो रिलीज ऑफ द ओवम हो गया। ये कब हुआ, प्यूबर्टी, तभी जाकर तो आप मानोगे कि ये प्यूबर्टी हुआ है, नहीं तो कैसे होगा प्यूबर्टी, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि ताई तो ओव्यूलेशन। अब ये जाएगा, अगर फर्टिलाइज किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो निकल जाएगा। बुझते पेरेছো? ये रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, ठीक। कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कन्वर्जन, रिडक्शनल डिविजन 1 इज कंप्लीटिंग जस्ट प्रायर टू प्यूबर्टी। इसका मतलब ये जो टर्शियरी फॉलिकल टाइप 1 से टर्शियरी फॉलिकल टाइप 2 बनेगा, ये जस्ट प्रायर टू प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी हुआ, LH सर्ज एंड देयरफॉर ओव्यूलेशन। बुझते पारली? दिमाग की बत्ती जला, बहुत पढ़ना पड़ेगा। उम्मे मैडम, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया बेटा? ये बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने करा। इससे भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक है, इससे भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसी को रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका फोटो ले लीजिए, इसका फोटो लेके ग्रुप में डालिए, और इसका रिकॉर्डिंग जो है ये जरूर सुनना बेटा। अच्छा, एक कथा एखोनो হয়নি, বসে যা, एक पॉइंट भूल गया, अब बताएंगे। देख बेटा, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, दिस degenerates in a human female. The first polar body degenerates in a human female. Human में first polar body gets degenerated. But in case of lower primates, the first polar body also undergoes second meiotic division to produce third and fourth polar body. कोई ISC ग्रुप से है, ISC स्टूडेंट है कोई इधर? तुम ISC से हो, ISC का जो किताब पढ़ते थे आप निकाल के देख लीजिएगा, उधर थर्ड एंड फोर्थ पोलर बॉडी इज मेंशन्ड. That does not occur in humans. That occurs in lower primates like chimpanzee, apes, gorilla, monkeys, orangutan, gibbons, etc. समझे? So, ये जो first polar body degenerates in human female, in case of lower primates, in case of lower primates, हम लोग मोस्ट एडवांस प्राइमेट्स हैं मैन, तो इन केस ऑफ लोअर प्राइमेट्स मीन ह्यूमंस, द फर्स्ट पोलर बॉडी undergoes the
reductional division 2 to form third and fourth polar bodies respectively. देख लीजिए. Am I clear, my dear? Doesn't matter to you. You don't require. हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग एप्स का रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे. Same question is asked by the student who says, what happens to Dryopithecus? Dryopithecus were more ape-like and Ramapithecus was more man-like. Because we are not studying the evolution of apes, we are studying the evolution of humans. Right? है ना? NCERT पेज नंबर 140 या तो नतुन बोई पे 134. चलो देख लीजिए. चलो कृष्णा, कुछ नया सीखने को मिला? और भी मिलेगा बेटा. किसमें सीखने को मिला? अच्छा यहाँ ये तो सही से नहीं पढ़ता है बहुत सारे लोग, पता ही नहीं. इसमें तो गेम इधर ही है, ये सब ही तो गेम है, तो मजे का चीज है ना ये सब. ये सब में कितने लोग आंसर करेगा? कर लो, इसका फोटो लेने लगा. कृष्णा का दिमाग खराब हो गया. তাড়াতাড়ি যাও, আর কবে হবে? এত কষ্ট করে কিন্তু বেজেই গেল. तो कुछ नया सीखने को मिला हरीश? इसको एक बार पढ़ लेना घर जाके बेटा. ओई फांकीबाज, কি কোনটা, কোন পার্টটা? যখন স্পার্ম এলো তখন কি হলো? হ্যাঁ, ওই যে দেখ, যখন ফার্টিলাইজেশনের ছবি এঁকেছি ওখানে পাশে, যখন স্পার্ম আসে, তাহলে কোনটা বুঝিসনি? নিশ্চয়ই যখন স্পার্ম হচ্ছে তখন সেকেন্ড এগ আর সেকেন্ড পোলার বডি তৈরি হচ্ছে. স্পার্ম না এলে হবে কি করে? রিডাকশনাল ডিভিশন 2 কমপ্লিট হবে না. ওই জন্যই তো মেনস্ট্রুয়েশনে যে আনফার্টিলাইজড ওভাম বেরোচ্ছে, সেটা কি নিয়ে বেরোচ্ছে? সেকেন্ডারি ওসাইট এট মেটাফেজ 2 এন্ড ফার্স্ট পোলার বডি. কি হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, কেক ফার্টিলাইজ করার সময় যদি স্পার্ম আসে তাহলে ফার্টিলাইজ হয়ে ওইটা হবে, আর যদি স্পার্ম আসে না তাহলে তো মেনস্ট্রুয়েশন হবে. যদি স্পার্ম আসে তাহলে ফার্টিলাইজেশন হবে, তো হয়ে গেল, মানে এটা হলো রিডাকশনাল ডিভিশন 2 কমপ্লিট হলো. फर्टिलाइज হলো যখন, रिडक्शनल डिवीजन 2 कंप्लीट হলো. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब रिडक्शनल डिवीजन 2 कंप्लीट्स. ठीक, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा, तब अनफर्टिलाइज्ड ओवम निकलेगा बाहर. दैट अनफर्टिलाइज्ड ओवम कंटेन्स दिस सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. বুঝতে পেরেছো? द सेम थिंग इज ओव्यूलेटेड. ओव्यूलेशन हो तो ताई एसके अच्छा, ओव्यूलेशन में भी तो वही आया. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो चेंज हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो वही निकलेगा बाहर. मतलब किसी भी फीमेल में जो प्राइमरी ओसाइट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा टोटल नंबर. मैंने प्राइमोडियल फॉलिकल से तो प्राइमरी ओसाइट बनेगा, तो वो कांस्टेंट फिक्स नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट विल बी फाउंड. ठीक, 60,000 to 80,000 is primary follicle, not primary oocyte. फॉलिकल के अंदर oocyte रहता है. oocytes are present inside the follicle. तो follicle और oocyte को कंफ्यूज मत करो बेटा. आपने जो अभी बोला वो oocyte को follicle में चिपका दिया. ठीक, হলো এগোই. কিরে তোর তো একবারে অবস্থা কাহিল মনে হচ্ছে. হ্যাঁ,
মাথাটা দেখে তো মাথাটা কি করতে আছে, এই ঘুটনেটাকে কেটে মাথায় লাগিয়ে দে। चलो अब एकदम नहीं बोलते से हम लोग इधर लिखा है मैंने, लेकिन इट इज नॉट ओवम इन द ट्रू सेंस। हम लोग बोलते हैं क्योंकि स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं ओवम को, इसीलिए बोलते हैं। तो छोटा स्ट्रक्चर को हम लोग ओवम, क्योंकि जो पेज नंबर 51 का फोटोग्राफ है देख, एनसीईआरटी 51 का फोटोग्राफ देख, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओवम ही है। नीचे क्या लिखा है, फिगर में क्या लिखा है ओवम लिखा है ना, तो वो क्या है, वो तो यही है। तो इसको तो ओवम ही कह सकते हैं हम लोग। तो इट डिपेंड्स, एनसीईआरटी एक एक जगह थे, एनसीईआरटी এখানে লিখেছে হ্যাপ্লয়েড ওভাম, है ना, इसमें लिखा है हैप्लॉइड ओवम, लेकिन उसको ऊटिट कहो या एक कहो, दैट इज अ बेटर वन। इसको आप एक या ऊटिट कहो, दैट इज अ बेटर वन। हैप्लॉइड ओवम जो लिखा है ना, ये कंट्रोवर्शियल वर्ड है, क्योंकि फोटोग्राफ ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है 51 का, उसमें तो लिखा है ओवम, क्योंकि स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग द ओवम, है ना, तो इसीलिए एक्चुअली ओवम हम लोग इसको बोलते हैं, कहां गया, इसको बोलते हैं जो ओव्यूलेटेड होता है। ये जो एनसीईआरटी ने लिखा है ना, ये दिस इज एक्चुअली कंट्रोवर्शियल, ये सही नहीं है, लेकिन लिखा है तो इसीलिए मैंने लिखा। एक्चुअली इसको कहना चाहिए एग या ऊटिट, समझे ना। कैन वी प्रोसीड। अब हम लोग का डिस्कशन क्या आएगा माय डियर, अब हम लोग का डिस्कशन आएगा कि किस तरह से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनता है या प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। तो हर एक प्रोसेस का क्या क्या टेक्निक है। तो सबसे पहले, अभी हम लिखेंगे नहीं, लेकिन हम कुछ चीज बता देते हैं, कल का भी तो क्लास है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ओवरी में स्ट्रोमल सेल्स है, स्ट्रोमल टिश्यूज एंड फॉलिकल, यही तो है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनना है, उस टाइम पे प्राइमरी oocyte तो है ही, प्राइमरी oocyte के चारों ओर, around the primary oocytes there are numerous cuboidal cells of the stroma, they orient themselves, ठीक है जी। तो क्यूब लाइक सेल्स ऑफ द स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमल टिश्यूज है ना, उसका जो सेल्स है क्यूब लाइक, तो वो क्यूब लाइक क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो क्यूब लाइक सेल्स ऑफ द स्ट्रोमा आर सराउंडिंग द प्राइमरी फॉलिकल्स, द प्राइमरी oocyte, that is actually called the primordial follicle. And then these cube like, what is now the steps will start, these cube like cells will convert into long pillar like appearance, cells का shape change हो जाएगा, pillar like appearance होगा, containing secretory units, and these cells are now called the granulosa cells. तो स्ट्रोमल सेल्स ही कन्वर्ट करके ग्रैन्युलोसा सेल्स में कन्वर्ट होगा, और प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक स्ट्रक्चर आएगा which is a glycoprotein membrane called the zona pellucida, जो प्राइमरी oocyte के चारों ओर आएगा, चारों ओर मतलब हाँ चारों ओर आएगा। और उसके बाहर the elongated cells, जो मैंने कहा अभी pillar like appearance, वो सेल्स आएंगे, those are now called the granulosa cells, और उससे बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद जब सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, तब थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना आएगा। कैसे आएगा वो भी बताएंगे। और थेका इंटरना इज सो इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज थेका इंटरना इज गोइंग टू रिलीज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का जो सोर्स है बेटा, आप देखिएगा एनसीईआरटी जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़े हो, तो ओवरी से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ओवरी का कहां से रिलीज होता है, ओवरी का थेका इंटरना से रिलीज होता है, मैंने बताया था उस टाइम, थेका इंटरना से रिलीज होगा ईस्ट्रोजन। और थेका इंटरना के बाहर थेका एक्सटर्ना है विच इज अ फाइब्रस टिश्यू, तो वो फाइब्रोब्लास्ट से बना होता है। जोना पेलुसिडा मैंने बताया क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, और थेका एक्सटर्ना इज फाइब्रस। इसीलिए जोना पेलुसिडा का एक सवाल है बेटा, द ओनली नॉन सेलुलर लेयर ऑफ द ओवरियन फॉलिकल, एग्जाम का क्वेश्चन। जोना पेलुसिडा इज द ओनली नॉन सेलुलर लेयर ऑफ द ओवरियन फॉलिकल। सब कल पढ़ाएंगे स्टेप वाइज, कल कोई एब्सेंट मत होना बेटा, है ना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता देना। अच्छा भाग्योलोक की चला गया घर, उसको आज देखा मैंने सुबह,
इतना इंपॉर्टेंट क्लास। रिकॉर्डिंग बोल देना देखने को, देखे नहीं तो अब रिकॉर्डिंग बोलो आज ही पढ़ लेना बेटा, नहीं तो कल वाला जो डिस्कशन है उसका अता पता नहीं रहेगा, समझे ना? तो जरूर देख लेना, ठीक है? मैं आजकल बोल ना, तो इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, द मैच्योरेशन ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स। कृष्णा का हालत ऑलरेडी खराब हो चुका है। कि कैटरपिलर यार पड़ा जाए কি বললো? मैं तो ऐसे ही पढ़ा नहीं सकता ना, मुझे तो पढ़ाना, व्हेन आई टीच इट फुल, मतलब कोई इधर उधर नहीं। कभी आप मुझे नहीं देखोगे कि मैं कुछ, जितना चाहिए उतना ऑप्टिमम। ওখানে তো দেখি আমাকে দেখি পালিয়ে যেতিস, তো তোমার দেখেই পালিয়ে যেত, যেখানে আমি থাকতাম ওখানে জানে এক্ষুনি বাঘ এসে গেছে, ঘপ করে মারবে। ठीक है चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको जरूर पढ़ लेना बेटा आज, नहीं तो कल आप खुद को बैलेंस नहीं कर, कल पढ़ाई सही नहीं कर पाओगे, समझे ना? समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका फोटो ले लिया ना आप लोगों ने? बढ़िया, चलो थैंक यू। हाँ बोल, आप आज रिकॉर्डिंग फिर से सुनो। कौनटा? मियोसिस 1 ये वाला? हाँ तो प्राइमरी ऊसाइट का डिवीजन कब तक? प्राइमरी ऊसाइट कब? ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ऊसाइट गेट्स अरेस्टेड, ये डिवीजन चालू हो गया था अंदर का, लेकिन अरेस्टेड हो गया। ये अरेस्ट कंप्लीट कब हुआ? जब इधर से इधर कन्वर्जन हुआ, तब जाके चेंज हुआ। हाँ, इधर भी अरेस्टेड, इधर भी अरेस्टेड, इधर भी अरेस्टेड, इधर भी अरेस्टेड।